Welcome to Civil Service IAS, your go-to YouTube channel for all things related to the Indian Administrative Service. ये बात है दोस्तों 1997 की। भारतीय सेना यूएस से AN/TPQ-37 फायर फाइंडर रेडार्स को एक्वायर करने के अपने प्लान को फाइनलाइज कर चुकी थी। प्राइसेस भी नेगोशिएट कर लिए गए थे, लेकिन परचेज से ठीक पहले डीआरडीओ अपना एक ऑफर सामने रखता है और कहता है कि वो रेडार्स को हाफ प्राइस पर 2 साल के भीतर ही मैन्युफैक्चर कर लेगा। डीआरडीओ के इस एश्योरेंस पर गवर्नमेंट रेडार्स खरीदने के आर्मी के प्लान को कैंसिल कर देती है। लेकिन फिर जब 99 में कारगिल वॉर शुरू हुआ तो सेना को इन रेडार्स की सख्त जरूरत पड़ी। देखा जाए तो तब तक ना तो डीआरडीओ ने इन्हें मैन्युफैक्चर किया था और ना ही इंडिया यूएस से इन्हें प्रोक्योर कर पा रहा था। ऐसे में पाकिस्तानी हमले में कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है और अंत में साल 2003 में भारत जब इन रेडार्स को खरीदता भी है, उस टाइम पर इनके दाम इनिशियल प्राइस से लगभग 2 गुने हो चुके थे। दोस्तों, इस किस्से का जिक्र कारगिल युद्ध के समय चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे जनरल वीपी मलिक ने अपने किताब कारगिल फ्रॉम सरप्राइज टू विक्ट्री में किया है। वो कहते हैं कि द प्रॉब्लम विद डीआरडीओ इज दैट इट इज बिग ऑन प्रॉमिस एंड स्मॉल ऑन डिलीवरी। यानी डीआरडीओ के साथ समस्या ये है कि ये वादे में बड़ा है और काम में छोटा है। डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे 1958 में 3 डिपार्टमेंट्स यानी कि डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन डीएसओ, टेक्निकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट और डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन यानी कि डीटीडीपी को मर्ज करके स्थापित किया गया था। दोस्तों, डीआरडीओ को इस उद्देश्य के साथ फॉर्म किया गया था कि ये भारत की 3 आर्मी विंग्स को डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई करेगा और भविष्य की चुनौतियों के लिए भारत को मजबूत बनाएगा। लेकिन अगर हम इसकी स्थापना के बाद से इसकी सफलता को मापने की कोशिश करें तो हमें ये मालूम चलता है कि इसकी सफलता की लिस्ट बहुत छोटी और असफलता की लिस्ट बहुत लंबी है। देखा जाए तो डीआरडीओ की सफलताओं को उंगलियों पर गिनवाया जा सकता है, लेकिन असफलताओं को गिनवाने के लिए रिपोर्ट्स छोटी पड़ जाती है और शायद यही वजह है कि भारत लगातार कई सालों से दुनिया का सबसे बड़ा वेपन्स इंपोर्टर बना हुआ है। लेकिन डीआरडीओ के साथ ऐसा क्यों है कि जिस टाइम पर वेपन्स की दुनिया में डीआरडीओ को देश के साथ साथ पूरे विश्व में अपना लोहा मनवाना चाहिए था, उसी टाइम पर डीआरडीओ अपने सिर पर फेलियर का गठरा ढो रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या डीआरडीओ में टैलेंटेड साइंटिस्ट की कमी है या फिर खुद सरकार ही डीआरडीओ से अपने हाथ पीछे की। दोस्तों, आइए डीआरडीओ के फेलियर को समझने की शुरुआत उसकी सफलता की दर यानी कि सक्सेस रेशियो से करते हैं। डीआरडीओ के पास अपनी सफलता को दिखाने के लिए आईजीएमडीबी प्रोग्राम और एक आध फाइटर जेट के अलावा और कुछ खास नहीं है। डीआरडीओ की सफलता पर कैग का कहना है कि जनवरी 2010 और दिसंबर 2019 के बीच डीआरडीओ ने 2505.23 करोड़ रुपीस खर्च करने के बाद 103 मिशन मोड प्रोग्राम को बंद कर दिया था। कैग ने अपनी रिपोर्ट में जिन 175 प्रोजेक्ट्स को एग्जामिन किया था, उसमें से 75 प्रोजेक्ट्स को डीआरडीओ टाइम पर डिलीवर नहीं कर पाई थी, जिनमें सभी प्रोजेक्ट्स की डेडलाइन 16% से 500% तक बढ़ाई जा चुकी थी। दोस्तों, रिपोर्ट में एक और बात सामने आती है कि डीआरडीओ जिन मिशन मोड प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था वो उसकी डिलीवरी भी टाइम पर नहीं कर पाया और मिशन मोड जैसे प्रोजेक्ट्स में डीआरडीओ ने डेडलाइन को 100% तक बढ़ा दिया था। यहाँ पर आपको बता दें कि मिशन मोड प्रोजेक्ट्स में बहुत ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जरूरत नहीं होती है। दरअसल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें पहले से मौजूद या फिर प्रूवन टेक्नोलॉजी पर काम करना होता है, लेकिन इसके बावजूद डीआरडीओ से टाइम पर डिलीवर नहीं कर पाया। रिपोर्ट में यह भी खुलासा किया गया है कि डीआरडीओ ने 86 में से 20 प्रोजेक्ट्स को सक्सेसफुल बता दिया था, जबकि प्रोजेक्ट्स अपने की पैरामीटर्स और ऑब्जेक्टिव को भी अचीव नहीं कर पाए थे। देखा जाए तो कैग ने इसे समझाने के लिए एल्टस यानी कि एडवांस लाइट टोड अरे सोनार का एग्जाम्पल लिया था, जिसे दिसंबर 2021 में सक्सेसफुल बताते हुए डीआरडीओ ने क्लोज कर दिया था। और इसके ट्रायल के दौरान ये बात सामने आई कि ये यूजर रिक्वायरमेंट्स को भी कंप्लीट नहीं कर पाई है। और दोस्तों, कैग ने जब इस पर सवाल पूछा तो डीआरडीओ के पास कोई जवाब न होने के चलते उसने कहा था कि नेक्स्ट ट्रायल में ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी। साथ ही कई डिफेंस एक्सपर्ट्स डीआरडीओ को लेकर ये बात कह चुके हैं कि डीआरडीओ के काम में तकनीक और हथियार दोनों को ही बनाना शामिल है, लेकिन पिछले कई दशकों से डीआरडीओ ने तकनीक की तरफ कम और हथियार की तरफ ज्यादा ध्यान दिया है और ज्यादातर ऐसे ही देखने को मिला है कि डीआरडीओ नई टेक्नोलॉजी पर काम करने के बजाय पिछली टेक्नोलॉजी की रेंज को बढ़ाने में लगी रहती है, जिसमें अग्नि 1, 2, 3, 4 और 5 शामिल है। डीआरडीओ की सबसे बड़ी असफलता में कावेरी इंजन प्रोजेक्ट का नाम भी टॉप लिस्ट में आता है और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये प्रोजेक्ट अपने टाइम से करीब 27 साल की देरी से चल रहा है, जिसकी वजह से इसकी लागत करीब 800% तक बढ़ गई है और कॉस्ट इंक्रीज और डिले की वजह से एक संगठन के रूप में डीआरडीओ की इमेज को काफी नुकसान पहुंचा है। दोस्तों, डीआरडीओ की इतनी सारी असफलताओं के पीछे के कारण को देखें तो सबसे पहले हमारा ध्यान जाता है इसके बजट पर। दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को लगातार बढ़ाने के लिए बजट बहुत ही जरूरी चीज होती है। ऐसे में टाइम टू टाइम बजट को महंगाई के हिसाब से इंक्रीज करते रहना चाहिए, लेकिन हम डीआरडीओ के बजट को देखें तो हम पाते हैं कि
इसका बजट पिछले कई सालों से लगातार कम ही होता जा रहा है और हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि साल 2016-17 में डीआरडीओ ने जीडीपी का 0.088% डिफेंस रिसर्च पर खर्च किया था, जबकि यही बजट साल 2021-22 के दौरान कम करके 0.084% कर दिया गया था। साथ ही मीडिया रिपोर्ट्स भी ये बताती हैं कि डीआरडीओ ने साल 2021-22 में 23,460 करोड़ रुपीस की जरूरत बताई थी, लेकिन उनके बजट में 20,457 करोड़ रुपए ही क्रेडिट किए गए थे। वहीं अगर हम डीआरडीओ के कुछ साल के पहले के बजट को देखें तो साल 2011-12 के कुल रक्षा बजट में डीआरडीओ का हिस्सा सिर्फ 5.79% था, जबकि साल 2013-14 में यही हिस्सा सिर्फ 5.34% रह गया था। यानी कि आज से 10 साल पहले से डीआरडीओ का बजट कम हो रहा है। बजट के अलावा किसी भी कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ के लिए उसका मैनेजमेंट काफी हद तक जिम्मेदार होता है। देखा जाए तो मैनेजमेंट ही अपने ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेकर जाता है और पीछे भी धकेलता है। सेम यही नियम डीआरडीओ के ऊपर भी काम करता है। दरअसल डीआरडीओ डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है और इसके लिए अलग से कोई भी डिपार्टमेंट नहीं बनाया गया है जहां इसरो की तरह सीधे पीएमओ के अंडर काम कर सके। साथ ही दोस्तों, शायद आपको ना मालूम हो कि डीआरडीओ के मैनेजमेंट में डीआरडीओ के साइंटिस्ट का कोई डायरेक्ट रोल नहीं होता है। ऐसे में जब भी किसी प्रोजेक्ट को पास करवाना होता है या उसकी परमिशन लेनी होती है तो उन्हें ढीले एडमिनिस्ट्रेशन का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते यहाँ पर काम करने वाले लोगों का इस ऑर्गेनाइजेशन से मोह भंग होता गया है। और इसकी वजह यह है कि ढीले मैनेजमेंट की वजह से ना तो ढंग का बजट पास होता है और ना ही टाइम पर परमिशन मिलती है। देखा जाए तो लेट परमिशन मिलने की वजह से साइंटिस्ट का मोरल भी डाउन हो जाता है। साथ ही उनके अंदर काम में भी देरी देखने को मिल जाती है, जिससे डीआरडीओ की इमेज खराब होती है। शायद आपने भी सुना हो कि डीआरडीओ में जूनियर साइंटिस्ट को कुछ खास काम नहीं दिया जाता, उनसे बस छोटे मोटे काम ही कराए जाते हैं, जिसके चलते उन्हें जैसे मौका मिलता है वो किसी प्राइवेट कंपनी में मूव कर जाते हैं। ऐसे में डीआरडीओ को मैन फोर्स की कमी से भी जूझना पड़ता है। डीआरडीओ में मैन फोर्स की कमी के बारे में रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट कहती है कि साल 2003 से साल 2007 के बीच टोटल 1107 और साल 2015 से 19 के बीच टोटल 132 साइंटिस्ट ने डीआरडीओ से रिजाइन दिया था, जिसमें चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें सबसे ज्यादा यूथ थे। जब इन रेजिग्नेशन के पीछे के कारणों की जांच की गई तो ये बात सामने आई कि डीआरडीओ की सैलरी सिर्फ कुछ हजारों में होती है, जबकि प्राइवेट सेक्टर में यही सैलरी कई लाखों में पहुंच जाती है। ऐसे में यूथ जब देखते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में उन्हें अच्छी सैलरी और अच्छा वर्क कल्चर मिल रहा है, ऐसे में वो 2-3 साल का डीआरडीओ का एक्सपीरियंस लेकर प्राइवेट में मूव कर जाते हैं। साल 2008 की एक रिपोर्ट बताती है कि डीआरडीओ में 7000 वैज्ञानिक हैं और संगठन को छोड़ने वालों की दर 6.3% है, जिसमें सबसे चैलेंजिंग बात यह है कि वैकेंट प्लेसेस को फुलफिल करने के लिए एबल कैंडिडेट भी नहीं मिल रहे हैं। दोस्तों, एबल कैंडिडेट के न मिलने की वजह से डीआरडीओ और आर्मी के बीच एक अच्छे तालमेल में कमी देखने को मिलती है, जो आर्मी को विदेशों से डिफेंस इक्विपमेंट्स इंपोर्ट करने के लिए मजबूर करता है। और शायद यही वजह है कि डीआरडीओ की स्थापना के 60 साल बाद भी भारत अपने रक्षा उपकरणों का एक बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करता है और मेक इन इंडिया के बाद भी हालात कुछ खास नहीं बदले हैं। भारत के डिफेंस इक्विपमेंट्स इंपोर्ट को लेकर स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट ये कहती है कि साल 2013 से साल 2017 के बीच वर्ल्ड लेवल पर हथियारों और रक्षा उपकरणों के आयात में इंडिया की हिस्सेदारी 12% की रही थी। बाद में जब स्टॉकहोम ने साल 2018 से 22 की रिपोर्ट दी तो इसमें भी भारत हथियार आयात के मामले में टॉप पर बना हुआ था। यानी कि इंडिया हथियारों को देश में बनाने के बजाय उसे इंपोर्ट करने में ज्यादा पैसे खर्च करता है, जिससे भारत में होने वाले रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा नहीं मिल पाता। यही कारण है कि डीआरडीओ और उसके कई साइंटिस्ट कई मौकों से वंचित रह जाते हैं और डीआरडीओ से पलायन कर जाते हैं। यहाँ से आप विदेशों से आयात के बढ़ने को 2 पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं, जिसमें पहला यह है कि आर्मी की डिमांड को डीआरडीओ टाइम और क्वालिटी दोनों ही तरीके से पूरा नहीं कर पा रहा है, जिसके चलते आर्मी अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए किसी दूसरे देश से रडार, फाइटर जेट या फिर बाकी के डिफेंस इक्विपमेंट्स को इंपोर्ट करने को ही ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। और दूसरा यह है कि सभी इंटरनेशनल ट्रेड या फिर इंपोर्ट में नेता और मंत्री शामिल होते हैं, जो कई बार करप्शन करने के लिए इंटरनेशनल ट्रेड का भी सहारा लेते हैं, जिसे आप एग्जाम्पल के तौर पर बोफोर्स घोटाला, आर्मी जीप घोटाला और ताबूत घोटाला जैसी घटनाओं से समझ सकते हैं। दोस्तों, डीआरडीओ की असफलता के पीछे एक कारण ये भी बताया जाता है कि डीआरडीओ की नाकामियों की खबरें तो मीडिया में आ ही जाती हैं, लेकिन उसकी सफलता की न्यूज बड़े पैमाने पर बाहर नहीं आ पाती। और इसकी वजह यह है कि डीआरडीओ देश के लिए डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाता है, जिसकी रिपोर्ट बाहर आने से देश की सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है। ऐसे में से ज्यादा पब्लिक डोमेन में नहीं डाला जाता और न ही ज्यादा मीडिया कवरेज मिल पाती है, जिसकी वजह से डीआरडीओ के साइंटिस्ट को ज्यादा पब्लिसिटी नहीं मिल पाती, जो एक नॉर्मल ह्यूमन नेचर की वजह से उनके मोरल को डाउन करता है, जिसका सीधा असर उनकी परफॉर्मेंस पर देखने को मिल जाता है। दोस्तों, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस लगातार अपने ट्रैक पर रहे, उसके लिए एक अच्छे लीडरशिप की सख्त जरूरत पड़ती है और ये नियम डीआरडीओ पर भी लागू होता है।
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की लीडरशिप में ऐसा देखने को मिला था कि डीआरडीओ एक गेम चेंजर के तौर पर सामने आ रहा है, जिसमें डीआरडीओ ने आईजीडीएमपी प्रोग्राम को काफी सफल किया था। लेकिन कलाम के बाद डीआरडीओ के पास ऐसे लीडर्स की कमी रही, जिसकी वजह से डीआरडीओ अपनी सफलता के उसी पैमाने को मेंटेन नहीं कर पाया और असफलता की खाई में गिरता चला गया। दोस्तों, डीआरडीओ के बारे में इतनी सारी नेगेटिव बातें सुनकर शायद आपको लग रहा होगा कि इतना ही असफल है तो इसे फिर बंद क्यों नहीं कर देते। दरअसल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर डीआरडीओ पूरी तरीके से सफल नहीं है तो ये पूरी तरीके से असफल भी नहीं है, और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आईजीएमडीपी यानी कि इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम को इसका सबसे सफल प्रोग्राम माना जाता है। इसी प्रोग्राम के तहत डीआरडीओ ने अग्नि, त्रिशूल, आकाश और नाग जैसे मिसाइल और एंटी टैंक टेक्नोलॉजी से पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया है। आईजीएमडीपी प्रोग्राम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा ही सोचा गया था, जिसमें तीनों डिफेंस फोर्स की अलग अलग नीड्स को ध्यान में रखते हुए इस प्रोग्राम में 5 टाइप्स की मिसाइल सिस्टम को डेवलप करने की बात की गई थी, जिसे गवर्नमेंट से 1983 में परमिशन मिली थी। दोस्तों, आईजीएमडीपी के अलावा डीआरडीओ ब्रह्मोस मिसाइल, अर्जुन टैंक, ध्रुव हेलीकॉप्टर, आईएनएस अरिहंत सबमरीन और तेजस जैसे स्वदेशी फाइटर जेट देकर भी पूरी दुनिया में अपनी एक अलग छाप छोड़ी है। लेकिन समस्या ये है कि डीआरडीओ की सफलता की लिस्ट बहुत ही छोटी है। लेकिन खुशी की बात यह है कि डीआरडीओ ने अपनी छोटी ही सही पर कुछ बेहतरीन अचीवमेंट्स ये साबित कर दिया है कि अगर उसकी जरूरतों को सही तरीके से फुलफिल किया जाए तो वो भी किसी से कम नहीं है। ऐसे में आइए अब ये समझ लेते हैं कि डीआरडीओ को ऐसी क्या जरूरतें हैं या ऐसी क्या कंडीशंस है जिसे फुलफिल कर दिया जाए तो ये खुद को एक रोल मॉडल की तरह साबित कर सकता है। डीआरडीओ में सुधार के लिए साल 2007 में पीवी रामाराव की अध्यक्षता वाली एक समिति बनाई गई थी, जिन्होंने कुछ डीआरडीओ के रिफॉर्म्स के लिए रिकमेंडेशंस दिए थे, जिसके आधार पर डीआरडीओ गेम चेंजर साबित हो सकता है। दोस्तों, समिति का कहना था कि डीआरडीओ को एक मजबूत संगठन के रूप में पुनर्गठित किया जाना चाहिए, जिसके लिए डीआरडीओ को अपना स्ट्रक्चर, वर्कशॉप एंड वर्क कल्चर में सुधार करने की जरूरत है, जिसमें पुअर एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार की उदासीनता पर सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है। साथ ही समिति ने डीआरडीओ की फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की बात करते हुए कहा था कि संगठन में कॉमर्शियल ब्रांच स्थापित करने की जरूरत है, जिससे संस्थान को बजट संबंधी समस्याओं का सामना न करना पड़े और कॉमर्शियल ब्रांच डीआरडीओ के व्यापार को बढ़ाकर संस्थान को लाभ पहुंचाने का काम करे। डीआरडीओ और बाकी की सर्विस सेक्टर्स के बीच बिना किसी दिक्कत के कम्युनिकेशन हो सके, इसके लिए भी एक नोडल अधिकारी की बात की गई थी। समिति के अलावा कुछ और एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि भारत के डिफेंस सेक्टर में डीआरडीओ की मोनोपोली है, जिसके चलते इंडिया में इसका कोई भी कॉम्पिटिशन और रोल मॉडल नहीं है जिससे अपने जैसे किसी और खिलाड़ी के सामने खुद को साबित कर सके। ऐसे में जरूरी है कि इसकी मोनोपोली को खत्म किया जाए और इंडियन डिफेंस सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर्स को भी एंट्री दी जाए। ऐसा कई बार देखा गया है कि डीआरडीओ के साइंटिस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कामों में उलझे रहते हैं, जिससे वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर फोकस नहीं कर पाते और ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर चले जाते हैं और डीआरडीओ को मैन फोर्स की कमी से जूझना पड़ता है। ऐसे में डीआरडीओ को अपनी मैन फोर्स की कमी से निपटने के लिए यंग साइंटिस्ट को अच्छा सैलरी पैकेज, इंसेंटिव, अच्छा वर्क कल्चर और पीआरआईएस यानी कि परफॉर्मेंस रिलेटेड इंसेंटिव सिस्टम को अप्लाई करने के साथ ही डीआरडीओ को अपने साइंटिस्ट से एडमिनिस्ट्रेशन वाले काम बंद कराने होंगे, जिससे इन फ्यूचर ब्रेन ड्रेन की समस्या को काफी हद तक कम किया जा सके। इन सब के अलावा डीआरडीओ एक रोल मॉडल की तरह उभर सके, इसके लिए ये भी जरूरी है कि डिफेंस इक्विपमेंट्स के मामले में भारत फॉरेन कंट्रीज से अपनी डिपेंडेंसी को कम करके डीआरडीओ को नए डिफेंस इक्विपमेंट्स के लिए प्रोत्साहित करे, जिसके लिए इनको अलग बजट और अलग डिपार्टमेंट दिया जा सकता है। दोस्तों, डीआरडीओ की सफलता की लिस्ट बेशक छोटी हो, लेकिन वो काफी मजबूत है, जिसे डीआरडीओ ने अपने द्वारा बनाए गए तेजस, अग्नि और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों से साबित भी किया है। डीआरडीओ ने साबित किया है कि वो एक ऐसा खेत है जिसे अगर अच्छी खाद दी जाए तो वो अच्छी फसल देने की काबिलियत रखता है। देखा जाए तो आज के इस बढ़ते टेक्नोलॉजी के दौर में चीन और पाकिस्तान दोनों से हमें लगातार चुनौतियां मिल रही हैं। ऐसे में भारत का डिफेंस इक्विपमेंट्स के लिए किसी और देश पर निर्भर होना सही नहीं है। इसलिए वर्तमान समय में डीआरडीओ खुद को एक रोल मॉडल के रूप में साबित कर सके और देश डिफेंस इक्विपमेंट्स में आत्मनिर्भर हो सके, इसके लिए कई प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जिसमें मेक इन इंडिया सबसे महत्वपूर्ण है। और हम इसके रिजल्ट को देखें तो भारत के डिफेंस इंपोर्ट में साल 2018 से 22 के बीच 11% की कमी देखी गई है और इसी पहल के तहत डीआरडीओ के साल 2023-24 के बजट में पिछले साल के मुकाबले 9% की बढ़ोतरी भी की गई है। ऐसे में दोस्तों, डीआरडीओ अगर अपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग एंड वर्क कल्चर में रिफॉर्म्स लाकर देश की डिफेंस नीड्स को अगर पूरा करता है तो ये राइजिंग इंडिया के लिए एक बड़ा स्टेप होगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि मौजूदा समय में डीआरडीओ एंड इसरो यानी कि दोनों को ही वैल्यूएबल एसेट के रूप में एस्टैब्लिश करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। By subscribing to our channel, you'll gain access to a wealth of engaging videos that aim to educate and inspire.